नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम जनरल नॉलेज क्लासेस लगातार आपकी ले रहे हैं, लेकिन इसी दौर में ये जो आज का हमारा दौर है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कई दिनों से कि ये एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें हम अगर किसी की हेल्प करना चाहते भी हैं, कुछ हद तक अगर हम करते भी हैं, तो मतलब उस स्तर से नहीं कर पाते हैं जिस स्तर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही, अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री की, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री की जितने भी मुश्किल समय जो हैं वो रहे हैं, उन मुश्किल दौरों में से ये आज का जो है वो कोविड का ये दौर चल रहा है। तो इस कोविड के दौर में आज का जो लोगों का एजेंडा है, जैसे जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ग्रुप के अगर हम बात करें, तो व्हाट्सएप के जो लोगों का आज का जो एजेंडा है वो ना कि अवेयरनेस फैलाना है, बल्कि लोगों को डराना और लोगों को गलत सूचनाएं प्रोवाइड करना है। तो इससे बहुत सारा लोगों को नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो डीमोटिवेट हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों में एक तरह का डर बन गया है। तो इसी डर को दूर करने के लिए, अपने आप में मोटिवेशन लाने के लिए और कोविड की अवेयरनेस देने के लिए, और क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, क्या क्या आगे प्रोसीजर होना है और कैसे हम इसके साथ लड़ सकते हैं, कैसे हम कोविड से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, और कैसे कैसे जो है ये कब तक ख़त्म हो सकता है, कैसे कैसे ख़त्म होगा, या इसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं और हमारी इसमें क्या जिम्मेदारियां रहती होनी चाहिए। इसी को, इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इसी पीपल्स की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने ये सोचा है कि मैं कोविड अवेयरनेस सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो कोविड अवेयरनेस सीरीज़ पे आएंगी, जिसमें कंप्लीट जो है वो आपको कोविड के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो हम पढ़ेंगे, जो आज क्या हम सीखेंगे, आज हम कोविड अवेयरनेस सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। और इसमें हम बहुत सारे जो है बहुत सारे जो आपके भ्रम हैं, बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन से क्या होगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं वो पूरे मतलब फैल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें जो काम कर रहे हैं र्यूमर्स फैलाने में, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के, विश्वविद्यालय के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो काम कर रहे हैं। जैसा मैंने दोस्तों कल परसों एक देखा व्हाट्सएप में, मुझे भी खुद मुझे भी मैसेज आया था कि नाक में नींबू डालने से जो है वो कोरोना नहीं होता है। तो उसी के दूसरे दिन जो है वो न्यूज़ आई कि एक बंदे ने जो है वो नींबू का रस अपने नाक में डाला तो उसकी मौत हो गई। तो ऐसे अब ये नहीं कह सकते कि उसकी नींबू डालने से ही हुई मौत या किसी और तरीके से होगी, बट ये सारी जो हैं वो गलत सूचनाएं हैं, एक तरह का लोगों में र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये एक लोगों को नुकसानदायक है, और लोगों को इसकी वजह से क्या बन गया है, एक तरह का डर बन गया है। तो आज स्टार्ट हम करते हैं कोविड अवेयरनेस सीरीज़ का पार्ट 1। और इसमें हम क्या देखेंगे कि ये कोरोना कब एंड होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हर आदमी, अगर आप अपने घर में जाते हो, अपने सोसाइटी में जाते हो, तो हर आदमी यही टेंशन में है, यार ये कोरोना का झंझट कब ख़त्म होगा, ये कब ख़त्म होगा, कब हम इससे बाहर निकलेंगे। तो हर पीपल, हर सिटीजन ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी आदमी हो, सबका यही प्रश्न है कि ये कोरोना कब ख़त्म होगा। तो इसी कंसेप्ट पे बात करने के लिए आज हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, और इसी कंसेप्ट पे हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हम सीरीज़ में बात करेंगे, ये मैं कोई ना ही अपने आप से और ना ही ऐसे फालतू की कोई बकवास करूंगा। मैं बिल्कुल जो साइंटिफिक सबूत हैं, साइंटिफिक प्रूफ हैं, या जो WHO की गाइडलाइंस हैं, उनके जो प्रमाण हैं, उनके जो प्रूफ्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम बात करेंगे। ऐसे अपने से मैं कोई भी जानकारी आपको नहीं दूंगा जो कि फेक हो। तो दोस्तों, आपको ये सामने पहले डायग्राम दिख रही है, ठीक है। ये डायग्राम दोस्तों मैंने WHO की साइट से ली हुई है। WHO आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसी की साइट को मैं लगातार फॉलो करता हूँ जब से ये कोरोना की पेंडेमिक आई हुई है। तो तब से मैं WHO की गाइडलाइंस, उनकी साइट पे क्या क्या नोटिफिकेशन, क्या गाइडलाइंस कोरोना के रिलेटेड हैं, उनको फॉलो करता हूँ। तो उसी की WHO की साइट से ही मैंने ये डायग्राम ली है। तो आइए इस डायग्राम को समझते हैं।
पहले इस डायग्राम के ऊपर आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, पैंडेमिक एंड इन्फोडेमिक। ठीक है, तो पैंडेमिक तो आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी जो एक दूसरे के छू श्वास से, यानी एक दूसरे के छूने से, टच करने से और फैले, और ये पूरी दुनिया में फैल जाए, पूरे ग्लोबल में जो बीमारी फैल जाए और जो बहुत ही मतलब ओवर कंट्रोल बीमारी फैल जाए, जिसको महामारी बोलते हैं, उसी को हम पैंडेमिक बोलते हैं, और पैंडेमिक को हिंदी में हम महामारी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो इंटरेस्टिंग वर्ड WHO ने दिया है वो दिया है इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक का मीनिंग है, WHO कह रहा है कि ये पैंडेमिक भी है और उसके साथ साथ ये इन्फोडेमिक भी है। इन्फोडेमिक का मीनिंग होता है दोस्तों गलत सूचनाएं फैलाना। ठीक है, गलत सूचनाएं, जब हम रॉन्ग र्यूमर्स फैलाते हैं, गलत सूचनाएं जो फैलाते हैं हम, उसे हम इन्फोडेमिक बोलते हैं। तो WHO कह रहा है कि ये दो तरह की बीमारी है, एक तो पैंडेमिक है ही है, लेकिन जो गलत तरह की सूचनाएं हैं, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को मतलब गलत सूचनाएं देने से जो लोगों के दिल में डर बैठ गया है, वो भी ये एक तरह की बीमारी है। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो न्यूज़ में थोड़े ही दिन पहले एक न्यूज़ में रहा है कि किसी दो कपल थे, उनको जब कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि भाई ये ऐसा होगा, हमारी फैमिली को हो जाएगा, हमारे आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने डर से जो है वो आत्महत्या कर ली। और ऐसे ही एक लड़की जो है 25 ईयर की, ये भी न्यूज़ में रहा है कि उसने जो है जब उसको पता चला कि कोरोना हुआ है उसे, तो उसको लोगों ने पहले का इतना डराया हुआ था कि कोरोना से ये होगा वो होगा, तो उसको मतलब जब सिर्फ ये पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव है तो उसको हार्ट अटैक हो गया। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो र्यूमर्स हैं, वो ना कि हमें पॉजिटिविटी देते हैं और ना ही हमें मोटिवेट करते हैं, सिर्फ से सिर्फ हमें जो है वो डीमोटिवेट करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और लोगों के दिल में एक तरह का डर बना देते हैं। और जिस डर से होता क्या है कि लोगों को जो है वो बहुत सारे मतलब इतना नुकसान जो है वो पैंडेमिक से नहीं होगा, ऐसे ही लोगों को, कई लोगों को जिनके सिस्टम जो है वो कमज़ोर होते हैं, वो डर के मारे ही जो है वो उनको कुछ गलत उनके साथ हो जाता है। तो अब पैंडेमिक और इन्फोडेमिक का मीनिंग हमने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं इस डायग्राम का क्या मीनिंग है। तो दोस्तों डायग्राम का जो WHO इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता है, उसका कहने का मीनिंग है कि जैसे मानिए सपोज करिए पहले एक बंदे को गलत इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो जब एक बंदे को मिली तो इसने जो है वो 3 बंदे को सेंड की, 3 बंदे को इसने आगे फैला दी। फिर इन 3 बंदों में से 2 बंदे तो बेवकूफ़ थे, उन्होंने क्या किया, बिना उसको मतलब पता किए कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो सही मिली है या गलत मिली है, उन 2 बंदे ने तो आगे ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन उनमें से एक पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट था, उसको पता था कि ये इसके कोई प्रमाण नहीं है, इसके कोई सबूत नहीं है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो सकती है, तो उसने आगे सेंड नहीं की। और इसी तरह से फिर आगे जो है इन लोगों ने भी, इनमें से 3 लोगों ने जो है वो सेंड नहीं की आगे और 3 ने आगे सेंड कर दी। तो इस तरह से कुछ लोग जो हैं वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जब उनके पास आती है तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में अगर आप देखो तो हर आदमी जो है वो आगे सेंड करता जाता है और इससे क्या होता है, एक भ्रम, एक र्यूमर्स जो है वो फैल जाता है। तो दूसरे तरीके से जो WHO इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता है कि इसी तरह से जैसे र्यूमर्स इसी तरह से फैल रहे हैं, वो इसी तरह से जो है वो कोरोना वायरस भी फैल रहा है। जैसे एक बंदे को हुआ, उसने लापरवाही की, अपने घर में आइसोलेट नहीं हुआ, आइसोलेशन नहीं की उसने, तो फिर उसने अपने 3 आगे घूम करके जहाँ लोगों के टच में आकर के 3 बंदों को दे दिया। फिर उन 3 बंदों में से 2 बंदे तो सोसाइटी के लिए जिम्मेदार नागरिक बने, नहीं बने, यानी एक बना, उसने कहा कि भाई अब मुझे कोरोना पॉजिटिव है, मैं अपने घर के अंदर ही रहूँगा और किसी को इस पैंडेमिक को और किसी को नहीं दूंगा। लेकिन उनमें से 2 जो थे वो ना जिम्मेदार नागरिक साबित हुए और उन्होंने लापरवाही की, और लापरवाही करने की वजह से जो है वो और लोगों के टच में आए, तो उससे जो है वो कोरोना और फैला। तो इसी तरह से आगे वाली सीरीज़ में जाके जो है वो 3 लोगों ने आगे और फैलाया और 3 लोगों ने जो है वो आइसोलेशन करके और लोगों को इन्फेक्शन नहीं दी। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है वो WHO एक्सप्लेन करता है। तो आपको डायग्राम का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम जो पॉइंट पे बात करेंगे, लापरवाही से डर तक का सफ़र, यानी जर्नी फ्रॉम ए नेग्लिजेंस टू ए फेयर। यानी एक तो हम लापरवाही करते हैं और दूसरे एक तो हम लापरवाही
भी करती हैं और दूसरे तरीके से हमें डर भी है। तो इससे कैसे निकला जाए, ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, ठीक है। तो लापरवाही कैसे कैसे हम कर रहे हैं, तो आइए इसको समझते हैं, ये आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जब ये कोरोना स्टार्टिंग में आया था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई कोरोना शरोना कुछ नहीं होता है, ठीक है, हमें सबूत दीजिए। अगर किसी बंदे ने कह दिया भाई होता है तो उसको पकड़ लिया, हाँ भाई होता है, अगर तो सबूत दिखाओ। तो अब उनको कौन समझाए कि ये एक वायरस है, ये कोई किसी को दिखता नहीं है, ये विजुअल नहीं है, तो ये वायरस जो है वो विजुअल नहीं होते हैं। तो ऐसा उन लोगों को समझ नहीं आता है, वो कहते हैं कि प्रूफ दिखाइए, ठीक है। तो दूसरा है इंडियन इम्यूनिटी। तो कुछ लोगों का दोस्तों ये कहना है, मतलब जब ये स्टार्टिंग में कोरोना आया तो कुछ लोग ये कहने लगे भाई इंडियन लोगों का तो इतना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है कि इनका कोई कोरोना वरोना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये भी जो है वो गलत साबित हुआ। और फिर जो लोग खुद ही कह रहे थे ना कि इंडियन का इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, इनको कुछ नहीं होता है, बाद में जब उनको भी वो भी मान गए, हाँ भाई हाँ होता है, ठीक है। और दूसरी जो भ्रम फैला, दूसरे जो र्यूमर्स पहली वेव में इसके फैले वो थे समर्स। तो कुछ लोगों ने जो पहली वेव में कहा कि भाई ये हमारे भारत में इतनी गर्मी होती है कि ये सिर्फ सर्दियों में होगा, गर्मियों में होगा ही नहीं। लेकिन उसको भी आपने देख लिया कि ये भी एक झूठ ही था। ये भी आपने अभी इस बार की गर्मियों में देख रहे हैं किस तरह से फैल रहा है। यानी ये तीनों जो हमारे र्यूमर्स थे वो तीनों के तीनों गलत हो गए। और आगे जो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टीम से, गरारे करने से या प्याज का रस खाने से, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका फ़ायदा नहीं होता है, होता होगा, कुछ हद तक होता होगा, लेकिन वो कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, ठीक है। तो जो लोग इसको मान लें कि स्टीम करने से या गरारे करने से या ओनियन का रस चूसने से हमें कोरोना नहीं होगा, तो ऐसा कहना गलत है। और दूसरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखते हो कि बड़े सारे मुझे भी आते रहते हैं कि इन मंत्रास का जाप करो तो फिर आपको कोरोना नहीं होगा। ये बिल्कुल एक तरह से झूठ जो है वो लोगों की तरफ फैलाया जा रहा है। ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, इनका काम ही, मतलब बड़े सारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, कुछ ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उनका काम होता है र्यूमर्स फैलाना। और किसी तरह से उनके मैसेज पे लिखा रहता है फॉरवर्ड करो। और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो बिना व्हाट्सएप मैसेज को चेक किए कि क्या ये सच है झूठ है, सिर्फ उनका काम भी होता है आगे फॉरवर्ड करना। तो ये सारे जो प्रमाण हैं, ये सारे जो हमारी लापरवाही है, उनके सबूत हैं। तो नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट जो है, दूसरे पॉइंट किसकी वजह से होता है, वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मीनिंग हो गया दोस्तों कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो ड्रग कंपनियों का एजेंडा है, इसमें चाइना और यूएसए मिला हुआ है, ये अपनी दवाइयाँ बेचना चाहते हैं, तो इसकी वजह से लोगों के बीच में भ्रम जो है वो फैलाते हैं, ठीक है, कि ये दवाइयों की कंपनियों की कोई चाल है, ठीक है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। और अभी न्यूज़ में मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी खुद आया था, ये कह रहे थे कि 5G स्पेक्ट्रम, भाई यूएसए में 5G स्पेक्ट्रम का टेस्टिंग चल रही है और भारत में भी 5G स्पेक्ट्रम की जो टेस्टिंग चल रही है उसकी वजह से ये लोग जो हैं वो इतने मर रहे हैं, कोरोना शरोना कुछ नहीं है। लेकिन ये भी गलत है। ये सारे जो बातें मैं बता रहा हूँ ये व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाई जा रही हैं, ये र्यूमर्स लोगों में फैलाए जा रहे हैं, और ये सारे र्यूमर्स जो हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। और दूसरे अब ये जो इतने र्यूमर्स जो फैल तो गए हैं, इतने र्यूमर्स लोगों में फैल तो गए हैं, लेकिन अब इन र्यूमर्स की वजह से, इन लापरवाही की वजह से आज वो स्थिति बन गई है कि ये जो कोरोना है वो एक पैंडमिक बन गया है, स्पेनिश फ्लू की तरह। ये जो दोस्तों स्पेनिश फ्लू में अगर आपको बात करूं तो ये जो आज की जो स्टेज है हमारी, वो एक स्पेनिश फ्लू की तरह बन गई है, जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो है वो है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम महामारी को, इतिहास में महामारियां देखते हैं, जितनी भी महामारियां इतिहास में हमारे में आई है, तो उन सभी में जो महामारियां थी उनमें सेकेंड वेव, थर्ड वेव आती ही आती थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो सेकेंड वेव है वो इसी बार जो ख़राब हुई है, या इसी बार जो सेकेंड वेव हमारे कोरोना वायरस की आई है उससे बड़ी ज़्यादा जो है वो लोगों की मौतें हो रही हैं। 1980 और 1920 में भी लगभग 100 साल पहले जो भारत में सबसे बड़ी महामारी जब आई थी, स्पेनिश फ्लू, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, 1918-1920 के बीच में ये सबसे बड़ी महामारी जो भारत में आई थी,
जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, ठीक है, जिसको बाद में बम्बे फ्लू भी जो है भारत में उसको कहा गया। तो उसमें भी दोस्तों आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि उसमें तब की जो 1980 और 1920 में भारत की जो आबादी थी वो लगभग 25 करोड़ के पास थी, ठीक है, 25 करोड़ के पास थी। तो तब जो है 2.25 करोड़ लोग, लगभग 2.25 करोड़ यानी 25 करोड़ लोगों की आबादी थी और 2.25 करोड़ लोगों की जो है वो स्पेनिश फ्लू से डेथ हो गई थी। तो वो भी एक लापरवाही की वजह से हुई थी। और यानी 6% उस समय की पॉपुलेशन की लगभग 6% लोगों की स्पेनिश फ्लू से 1920 की महामारी में डेथ हो गई थी। तो आज के समय में 6% जो आज की हमारी पॉपुलेशन है 137 करोड़ के लगभग, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 6% का मीन होता है 8.5 करोड़। 8.5 करोड़ आज की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हम देखें तो उतनी पॉपुलेशन तब 1920 में डेथ उनकी हो गई थी। वो भी इसी तरह की, जैसे ये कोरोना है ना, इसी तरह की स्पेनिश फ्लू भी बीमारी थी, यानी वो भी एक दूसरे के टच करने से फैलती थी और ज़्यादातर वो मतलब वो जो बीमारी थी वो हवा से और खांसी से हो गया, छींकने से जो है वो फैलती थी, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी को भी वो बीमारी हो गई थी लेकिन वो बच गए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं भाई महात्मा गांधी को कोई और बीमारी हुई थी, इसके पीछे एक लंबी डिबेट है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मीनिंग क्या होगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ड्रग कंपनियों की साजिश है, अमेरिका और चाइना की साजिश है, ठीक है। और फिर जब लोगों को जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, जब उनको खुद ये हो जाता है कोरोना, तो फिर उनका जो टेम्परामेंट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझा दिया कि अब ये जो पेंडेमिक है वो स्पेनिश फ्लू की तरह बन गया है। स्पेनिश फ्लू क्या थी वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, वैश्विक महामारी की अवस्थाएं। यानी ये जो वैश्विक महामारी है यानी पेंडेमिक जो है, जो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, ये इसकी क्या स्टेजेस हैं? ये स्टेजेस जो हैं WHO डिफाइन करता है, ये मैंने खुद की नहीं लिखी हैं। ये WHO जो स्टेजेस किसी भी महामारी की डिफाइन करता है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले WHO कहता है कि जब कोई भी बीमारी आती है तो सबसे पहले उसको बोलता है आउटब्रेक। आउटब्रेक फ्रेंड्स कब बोलता है? आउटब्रेक का मीनिंग होगा, जैसे आपको पता है कि ये जो कोरोना है ये सबसे पहले वुहान, चाइना के वुहान शहर में आया था। तो जब ये कोरोना जो है वो वुहान शहर में ही था, ठीक है, यानी एक ही राज्य में था, तो तब इसको जो WHO है वो बोलेगा आउटब्रेक, कि ये एक तरह का आउटब्रेक हुआ है, एक तरह का विस्फोट हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये आउटब्रेक जो है, जब ये उसी कंट्री के या उसी कंट्री में या लगभग किसी कंट्री के 3-4 राज्यों में फैल जाता है तो फिर इसको एपिडेमिक बोल देते हैं, ठीक है। और फिर जब ये एक कंट्री से ना बल्कि सारी पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल में फैल जाए, यानी पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, तो फिर उसको बोलते हैं पेंडेमिक। तो ये 3 स्टेजेस हैं पेंडेमिक की जो WHO डिफाइन करता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे एपिडेमिक की बात करें हम, आउटब्रेक की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, जैसे वुहान शहर में पहले कोरोना पाया गया, तो जब वुहान शहर में ही था तो तब उसको हम आउटब्रेक बोलेंगे। और एपिडेमिक कब बोलेंगे? एपिडेमिक जैसे स्मॉल पॉक्स जो है वो 1974 में और प्लेग्यू 1994 में हमारे ही सिर्फ ये सिर्फ हमारे भारत में हुआ। तो ये जो बीमारी है इसी मतलब ये जो एपिडेमिक ये एक ही 2-3 राज्यों में हुआ था, सूरत यानी सूरत के राज्यों में हुआ था। तो ऐसे एपिडेमिक, इसको हम एपिडेमिक बोलेंगे। जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, ये कुछ भारत के कुछ हिस्सों में हुआ था तो उसको हम एपिडेमिक बोलेंगे। तो पेंडेमिक जैसे कोविड-19 हो गया, ठीक है। तो कोविड-19 जो है वो इसको WHO ने कब इसको अनाउंस किया कि ये भाई एक पेंडेमिक है? 11 मार्च 2020 को जो है वो WHO ने कहा कि ये एक पेंडेमिक है, ठीक है, यानी अनाउंस कर दिया। और इन तीनों में अगर हम कॉमन देखें कि ये जब एपिडेमिक आती है या पेंडेमिक आती है तो इसमें कॉमन क्या है? नोवल पैथोजन, कॉन्टेजियस और रैपिड स्प्रेड। अब हम इन तीनों वर्ड्स को समझते हैं। नोवल पैथोजन का क्या मीनिंग है? नोवल पैथोजन का मीनिंग हो गया दोस्तों कि
रोग फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं ना, ऐसे कीटाणु जो रोग फैलाते हैं उनको हम पैथोगन बोलते हैं। ठीक है, तो पैथोगन का मीनिंग समझ आ गया, ऐसे कीटाणु जो रोग फैलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, पैरासाइट भी हो सकते हैं जैसे मच्छर है। तो ऐसे ऐसे कीटाणु को हम क्या बोलते हैं, पैथोगन बोलते हैं। और कंटेगियस का मीनिंग हो गया कि ऐसी बीमारियां, ऐसी पैंडेमिक किसको बोलेंगे हम, ऐसी बीमारी जो किसी कीटाणुओं से फैले, ठीक है, फिर किसी के कंटेंट से फैल जाए, एक दूसरे को छूने से फैल जाए, फिर इसकी बहुत तेज़ी से जब रैपिड स्प्रेड हो, बहुत तेज़ी से फैले, तो ऐसे हम तीनों पॉइंट्स को जो फॉलो करें उसको हम पैंडेमिक बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल पॉक्स जो है वो भारत में ही हुआ था, प्लेग्यू जो 1974 में सूरत के आसपास वाले राज्य में फैल गया था। ठीक है, तो लेकिन तब जो है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था। ठीक है, वो बीमारियां जो है वो पूरे पेंडेमिक इसीलिए नहीं बनी क्योंकि तब ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था। लेकिन आज जो है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आज हर मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ी हुई है, यानी एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाते रहते हैं। तो उसी वजह से आज के ज़माने में जब कोई भी बीमारी आती है तो वो ग्लोबल में फैल जाती है। ग्लोबलाइजेशन उसकी मतलब पूरी बीमारी जो है वो पेंडेमिक बनने के बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही दोस्तों आपको बताया कि मैंने आपको बताया कि आउटब्रेक कब था, जब वो मतलब चाइना के वुहान शहर में ही था, तब वो आउटब्रेक था। लेकिन आपको पता है फिर वुहान शहर से जो है वो इटली में फ़्लाइट जाती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इटली में जाके फैला। तो इटली में आपको पता है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो विकसित देश जितने भी होते हैं उनमें जो है वो ओल्ड एज के पीपल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फिर ओल्ड एज के पीपलों पे इसने ज़्यादा अटैक किया और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो तब के समय में इटली में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो डेथ हुई। तो दोस्तों अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस कोई नई चीज़ नहीं है। ये ऐसे वायरस जो हैं वो पहले भी, अगर हम हिस्ट्री में चले जाते हैं तो ऐसे वायरस जो हैं वो पहले भी आ चुके हैं। जैसे सारस वायरस हो गया, मारास वायरस हो गया, जो मिडल ईस्ट वायरस था। ठीक है, तो ऐसे वायरसेस जो हैं वो पहले भी आते थे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अब जो कोरोना वायरस, अगर हम बात करें कि अब का जो कोरोना वायरस है तो ये एक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, यानी कोरोना वायरस में ही एक नया वेरिएंट आया है। समझ लीजिए कि कोई एक नया उसका रूप आया है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये भी सारस जैसा ही है। जैसे सारस वायरस आया था तो वैसा ही है। तो इसको टेक्निकल नाम जो है वो इसीलिए SARS-CoV-2 जो है वो दिया गया है। ठीक है, और इससे जो बीमारी होती है इस वायरस से, इसका जो टेक्निकल नाम है इस वायरस का वो SARS-CoV-2 दिया गया है, क्योंकि ये सारस जैसा ही था। ठीक है, सारस जैसा ही है। तो इसको जो इससे सारस वायरस से जो बीमारी होती है उसको हमने दिया गया है नाम कोविड-19। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है महामारी पर नियंत्रण की अवस्थाएं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कंट्रोल ओवर पैंडेमिक, यानी अब क्या क्या स्टेजेस रहेंगी, किस किस स्टेज, कैसे कैसे मतलब वन बाय वन कौन कौन से स्टेप फॉलो करके जो है हम महामारी पे, पैंडेमिक पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले कंट्रोल का मीनिंग हो गया, सबसे पहले कंट्रोल का मीनिंग हो गया कि कंट्रोल वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए कि दिल्ली की बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो दिल्ली में मार्च के स्टार्टिंग महीने में जो वहाँ की कंडीशन थी तो लगभग 100 से 200 के बीच में केसेस आ रहे थे। ठीक है, तो तब जो स्थिति थी वहाँ की वो कंट्रोल में थी। तो उससे थोड़े से 500 आ जाते, 400 आ जाते, यानी ऐसी स्थिति जब इतने ही केसेस होते कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको संभालने में कामयाब रहता, तो तब हम कहते हैं कि भाई स्थिति कंट्रोल में है। ठीक है, यानी लिमिटेड केसेस होते तो ऐसे में हम कहते हैं कि स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन एफर्ट जो है वो, यानी उसमें हमें मेहनत जो है वो ज़रूरत चाहिए होती है कंट्रोल करने के लिए। और फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टीवी है, टीवी जो है वो हमारे टीवी जो बीमारी है वो कंट्रोल में है। ठीक है दोस्तों, तो एंडेमिक, यानी एंडेमिक का मीनिंग हो गया कि सिस्टम जो है वो उसको आराम से कंट्रोल कर ले। ठीक है,
कंट्रोल का मीनिंग समझ आ गया। अब आ गया एंडेमिक। एंडेमिक का मीनिंग हो गया, कंट्रोल की स्टेज से हम पहुंचेंगे एंडेमिक स्टेज में। एंडेमिक स्टेज का मीनिंग हो गया कि जब हम उसको कंट्रोल में कर लें, ठीक है। किसी भी राज्य में या पूरे इंडिया में बात कर लो, इतने ही केसेस आ रहे हैं जितने हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों अगर हम बात करें कि दिल्ली के 7 मार्च की स्टार्टिंग में स्वास्थ्य मंत्री, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया, ठीक है। उन्होंने एक बयान दिया कि अब दिल्ली में जो कोविड है वो एंडेमिक स्थिति में आ चुका है। एंडेमिक स्थिति समझ आ गई ना आपको कि कंट्रोल में। लेकिन उनको शायद इस बात का आइडिया नहीं था। उनको क्या कि किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि अभी सेकेंड वेव जो आएगी वो इतनी खतरनाक सिद्ध होगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब एंडेमिक में एक बेसलाइन बन जाती है, कंट्रोल में हो जाती हैं स्थितियां विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। यानी एंडेमिक हम तब बोलते हैं कि कंट्रोल तो हो गई लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, यानी दूसरी वाली स्टेट से लोग जो हैं वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि स्थितियां अगर कंट्रोल में भी आ जाएंगी तो बाहर से लोग आ जाएंगे तो उसकी वजह से कोरोना जो है वो और फैलेगा, ठीक है। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो एंडेमिक की स्टेज में है। ऐसी कई बीमारियां भारत में, लगभग 14 ऐसी बीमारियां हैं भारत में जो एंडेमिक की स्टेज में है, यानी बिल्कुल कंट्रोल में है। बहुत मतलब बहुत अगर हम कहें कि वो बिल्कुल उनका कोई इतना ज़्यादा डर नहीं है, कि इतना ज़्यादा कोई खतरा नहीं, क्योंकि उनके लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल मतलब फुली उनके लिए बराबर है, ठीक है, कामयाब है उसको कंट्रोल करने में। ऐसी बीमारियां जैसे डेंगू हो गया, लेप्रोसी, बरसात के मौसम में डेंगू फैल जाता है, लेप्रोसी हो गई, रेबीज हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो ये बड़ी सारी 14 बीमारियां हैं लगभग जो एंडेमिक की स्टेज में है। दूसरा दोस्तों इसका स्टेप आता है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का मीनिंग होता है कि किसी कंट्री में या किसी कंट्री में जब इसके 0 केसेस हो जाएं, ठीक है, 0 केसेस हो जाएं तो उसको हम कहेंगे भाई हमारी कंट्री से ये एलिमिनेट हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमारी कंट्री में 0 केसेस हो जाएं तो हम फिर एफर्ट्स अपनी मेहनत लगाना छोड़ दें, लेकिन ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें कंटिन्यूस एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड चाहिए, क्योंकि इसमें बाहर से कोई नया वायरस आ सकता है, बाहर से कोई दूसरी कंट्री से कोई नया वेरिएंट आ सकता है, तो हमें उसके बारे में कंटिन्यूस एफर्ट्स चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल हम जैसे पोलियो है, तो पोलियो बिल्कुल ही भारत में लगभग 2010 में जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि पोलियो जो है वो हमारी भारत से जो है वो एलिमिनेट हो गया है, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और फिर 2014 में जो है वो WHO ने भारत को सर्टिफिकेट दे दिया था कि आपकी कंट्री से जो है वो कोरोना जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है, लगभग नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों इसी सीरीज़ की दूसरी सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और मेडिकल स्टाफ की क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे एलिमिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका मीनिंग हो गया कि जैसे अगर 137 करोड़ की आबादी, मान लो कि भारत में 137 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से लगभग अगर 10,300 यानी 10,370 लोगों को ही एक साल में जो है वो कोरोना होता है, तो वो एक एलिमिनेशन की स्टेज में है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये भाई एलिमिनेशन की स्टेज में है। कितना बोल रहा हूँ मैं, 137 करोड़ अगर टोटल आबादी है हमारी, तो उसमें से 10,370 लोगों को ही बीमारी होती है, तो हम कहते हैं कि ये बीमारी जो है वो एलिमिनेशन की स्टेज में है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, भारत में अगर हम ये केसेस देखें तो वो तो लाखों में है, तो फिर इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो पोलियो की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे पोलियो जो है वो एलिमिनेशन हो गया है, तो जैसे 2010 में भारत की सरकार ने कहा कि पोलियो जो है हमने अपनी कंट्री से ख़त्म कर दिया है, तो फिर 2014 में WHO ने जो है वो भारत को पोलियो एलिमिनेशन सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है इराडिक्शन। इराडिक्शन का मीनिंग हो गया पूरे ग्लोब से, पूरे वर्ल्ड से 0 हो जाना, किसी बीमारी का पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाना, यानी परमानेंटली ख़त्म हो जाना, उसको हम बोलते हैं इराडिक्शन। आप समझ रहे हो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम कंट्रोल करा, फिर हमने थोड़ा उसको बिल्कुल कंट्रोल में कर लिया, कम कर लिया, फिर एलिमिनेट कर दिया, फिर अपनी कंट्री से एलिमिनेट किया, फिर इराडिक्शन का मीनिंग हो गया पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड से जो है वो 0 करना है उस बीमारी को, यानी परमानेंटली करना है।
तो ये होगा कैसे? थ्रू डेलिब्रेट एफर्ट। डेलिब्रेट एफर्ट का मीनिंग होता है कि मिलजुल के सारी कंट्रियां जो हैं वो एक दूसरे से कॉपरेशन से वे बनाएंगी। यानी ये नहीं है कि एक कंट्री ने अपने पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर दी तो दूसरी कंट्री बेचारी गरीब है या इतनी डेवलप नहीं है, लेस डेवलप है, तो उसकी वजह से उसके पास इतने साधन नहीं हैं कि वो अपनी पूरी कंट्री को वैक्सीनेशन करे। तो उनको मिल के काम करना, तभी जो है वो इराडिक्शन हो सकती है। नहीं तो एक कंट्री में वैक्सीनेशन हो जाएगी, दूसरी कंट्री में जब नहीं होगी तो उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे दोस्तों फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कोविड-19 के ख़त्म होने का क्या अर्थ है। तो जैसे बड़े सारे लोग जो हैं आज एक दूसरे से पूछ रहे हैं, सोसाइटी में पूछ रहे हैं, हमें भी पूछते रहते हैं कि भाई ये झंझट कब ख़त्म होगा, यानी ये कोविड कब ख़त्म होगा। लेकिन आप ये समझिए, आप इस कंसेप्ट को समझिए कि अब हम ये कैसे जब हम ये कहते हैं कि कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या है? क्या ये एक्चुअल में ख़त्म हो जाएगा? क्या ये ऐसा ही रहेगा? क्या इसका एक्चुअल में मीनिंग है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि इराडिक्शन मैंने कहा कि भाई पूरे वर्ल्ड से जो है इसको ख़त्म कर देना, जो मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये मुमकिन क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा दोस्तों यूरोप में जो है वो 10-20-30% जो आबादी है वो पहले एक महामारी जो आई थी, उसकी महामारी के बाद में बात बताता हूँ मैं आपको दोस्तों। जो स्पेनिश फ्लू जिसके बारे में मैंने बात करी, तो स्पेनिश फ्लू जो है जो वर्ल्ड में आई थी तो 10-20% जो है वो आबादी जो है वो इससे मर जाया करती थी यूरोप में। फिर 18 सेंचुरी के एंड में लगभग एक डॉक्टर हुए, एडवर्ड जनरल। ठीक है, और भी बड़े सारे हुए लेकिन इनका जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है एडवर्ड जनरल का। तो इनके नाम से ये नाम था उनका। उन्होंने पहली वैक्सीन जो है वो 1980 के करीब 1977 में बनाई और 1980 के करीब जो है वो ये बीमारी ख़त्म हो गई। ठीक है दोस्तों, ये स्पेनिश फ्लू की नहीं, पोलियो की है। ठीक है, तो पोलियो जो पूरे वर्ल्ड में पहले फैला हुआ था, तो फिर पोलियो को एलिमिनेट करने का जो सबसे योगदान हम कहते हैं कि यूरोप में 10-20% जो आबादी है वो पोलियो से मर जाया करती थी। तो फिर एक डॉक्टर हुए 18 सेंचुरी के एंड में जिनका नाम एडवर्ड जनरल था। उन्होंने एक वैक्सीन बनाई 1977 में, तो लगभग 1980 तक जो है वो पोलियो जो है वो ख़त्म हो गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में भी 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया था कि भाई अब यहाँ पे पोलियो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, यानी एलिमिनेट हो गया है। और फिर 2014 में WHO ने भी भारत को सर्टिफिकेट दे दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एडवर्ड जनरल थे, जो उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, वो जो वैक्सीन थी वो एक्चुअल में काऊ को स्मॉल पॉक्स होता था, जो काऊ को स्मॉल पॉक्स होता है उस पे बेसिस पे ये वैक्सीन जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, और जिसे हम काऊ पॉक्स बोलते हैं, काऊ को जो होने वाला स्मॉल पॉक्स है उसको हम काऊ पॉक्स बोलते हैं, उसे बनाई गई थी। तो इसमें जो है इस इन्फेक्शन में भी लगभग यानी 100 में से 1% जो है वो मौतें इन्फेक्शन, कॉन्टेजियस इन्फेक्शन डिजीज़ से। यानी अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो आज भी जो है लगभग 100 में से 1% जो मौतें हैं वो कंटेंट वाली, एक दूसरे से टच करने वाली डिजीज़ से ही होती हैं। तो इनका उपाय क्या है? इनका एक ही उपाय है, टीका या वैक्सीन। यानी टीका बोल लो या वैक्सीन बोल लो। ठीक है, तो एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन जो है, ये जो डिफरेंट वैक्सीन हैं, जैसे कोविशील्ड हो गई, फाइजर्स की हो गई, स्पुतनिक की हो गई, मॉडर्ना हो गया, ये जो डिफरेंट वैक्सीन हैं इनमें क्या क्या अंतर है और वैक्सीन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वैक्सीन की क्या मतलब, इसमें डिफरेंट वैक्सीन के क्या क्या अपने अपने इंपॉर्टेंट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए हम जर्नल व्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपको मैंने बता दिया कि इराडिक्शन भी नहीं होगी, एलिमिनेशन भी नहीं होगी। एलिमिनेशन भी क्यों नहीं होगी? इराडिक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंटरनेशनल कॉपरेशन है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग आते जाते रहते हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं वो तो, जैसे अमेरिका, जो डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो तो अपनी वैक्सीनेशन कवर कर लेंगी, लेकिन जो
गरीब कंट्रियां हैं यानी पोर लेस डेवलप्ड कंट्री हैं, उनमें वैक्सीनेशन की जो है वो उनको बड़ी सारी दिक्कत रहेगी। तो फिर एलिमिनेशन कैसे होगा समझिए, जैसे आपको पता है कि 18 ईयर से लगभग नीचे जो हमारे लोग हैं उनके लिए वैक्सीन आई ही नहीं है अभी तक, तो अमेरिका में भी नहीं आई है, ठीक है ना। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन हो जाएगी। और अगर हम बात करें तो अमेरिका में भी, मैंने कहा ना अमेरिका में भी जो है वो नहीं आई है अभी 18 ईयर से बिलो, वहाँ पे टेस्टिंग जो है वो इसके ऊपर चल रही है, ठीक है। तो अमेरिका में लगभग जो है 24% जो लोग पॉपुलेशन जो है वो बिलो 18 ईयर है। तो फिर कैसे एलिमिनेट हो सकता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 33% जो पॉपुलेशन है वो बिलो 18 ईयर है। तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये टोटल एलिमिनेशन की स्टेज में आ जाएगा, क्योंकि अभी बच्चों की यानी बिलो 18 ईयर के एजेस वाले के लोगों के लिए वैक्सीनेशन आई ही नहीं है। उसके ऊपर लगातार प्रयास तो चल रहे हैं लेकिन अभी वैक्सीन बनी नहीं है। तो दूसरे नंबर पे ये जो हमारे वैक्सीन लगाने का काम है वो वॉलंटरी वैक्सीन है। वॉलंटरी वैक्सीन का मीनिंग होगा कि अगर कोई चाहे, किसी की मर्जी है तो वो लगाए, किसी की नहीं मर्जी है तो वो ना लगाए, यानी किसी को ज़बरदस्ती कोई लगाने का ऑप्शन नहीं है। तो फिर इसमें भी बड़े सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन नहीं भी लगवा सकते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये एलिमिनेशन की स्टेज आ जाएगी। तो यहाँ से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इरेडिक्शन की स्टेज नहीं आ सकती, एलिमिनेशन की स्टेज नहीं आ सकती। तो फिर ऐसे में करें क्या। तो ऐसे में जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है कंट्रोल। कंट्रोल आप समझते हो कि कंट्रोल, मैंने आपको बताया कि जितनी जैसी स्थिति है अगर वो स्थिति कंट्रोल में आ जाए यानी उतने ही केसेस आए जितनों को हम संभाल लें, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेज। तो एंडेमिक स्टेज वो होती है जिसमें हम जो स्थिति है वो मतलब इतनी गंभीर ना रहे, यानी अगर किसी राज्य की क्षमता 400 से 500 लोगों के बेड किसी राज्य में है तो वहाँ पे 100 से 200 लोगों के केस आ रहे हैं तो वो आराम से संभाल लेगा। ऐसी स्थिति को एंडेमिक स्थिति बोलते हैं। और उसके बाद कंसेप्ट आता है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी ये जो कंसेप्ट है ये हम डिटेल में आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। हर्ड कम्युनिटी कंसेप्ट, इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, जो 90% मौतें जो अगर हम कहें, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हम बात करें तो 90% जो मौतें हमारी हुई हैं वो सिस्टम की फेलियर से हुई हैं, ठीक है। कि ऑक्सीजन बेड अच्छी मात्रा में नहीं है, एक्सरे अवेलेबल नहीं है, HRCT जो CT स्कैन वाली मशीन्स हैं वो अवेलेबल इतनी प्रॉपर मात्रा में नहीं है, हमारे रूरल एरियाज़ में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं है, जो पिछड़े इलाके हैं यानी जो गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पे गरीब तबके के जहाँ पे इलाके हैं वहाँ पे जो है हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो उसकी वजह से भी जो है वो इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं। यानी इसका रीज़न तो ये है कि किसी को भी, गवर्नमेंट को या किसी को भी ये पता नहीं था कि ऐसी बीमारी आएगी, तो जो पहले से वो प्रिपरेशन करके रखते तो इसीलिए जो है वो ज़्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट को पता चला है कि ये इस तरह की बीमारी है तो लगातार जो है वो गवर्नमेंट के भी प्रयास चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी एफर्ट्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगा रही है। तो दुनिया के लगभग 160 देशों में से अगर हम बात करें तो दुनिया के 160 देशों में से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो 155 नंबर पे हम आते हैं। यानी भारत जो है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत जो है वो 160 देशों में से 155 नंबर पे आता है। तो आप स्थिति देख सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग इस केसेस में, इस कोविड के दौर में कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर हम इतना ज़्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, इतने ज़्यादा बेड बना देंगे, इतने ज़्यादा डॉक्टर्स अपॉइंट कर देंगे तो फिर ये मतलब जब ठीक हो जाएगा तो फिर कहाँ बेड छोड़ेंगे, ये जो हमारा इतना खर्चा होगा वो फिर बाद में वेस्ट जाएगा। तो इतने ऑक्सीजन बेड जो है वो फिर बाद में कहाँ छोड़ेंगे, इतने ऑक्सीजन प्लांट अगर हम लगा देंगे तो बाद में कहाँ छोड़ेंगे। तो ये सब जो हैं वो फालतू की बातें हैं, बकवास की बातें हैं। क्योंकि मैं आपको इसीलिए ये पॉइंट बता रहा हूँ कि दुनिया के 160 देशों में 155 नंबर पर जो है वो हमारा भारत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो लगभग 1 लाख की आबादी में, जैसे अगर हम देखें कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए, तो 1 लाख की आबादी में 300 बेड जो हैं वो WHO जो है वो कहता है कि एक मतलब जो रहता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो 1 लाख की आबादी में 300 बेड की ज़रूरत होती है, ठीक है, पूरी दुनिया में। लेकिन
जो हमारी पास स्थिति है, जो आज भारत की स्थिति है, वो लगभग 50 बेड की है, यानी 1 लाख लोगों में 50 बेड ही की स्थिति भारत में बन गई है। और यानी क्या मीनिंग हुआ इसका, लगभग 6 में से 1 हिस्सा, ठीक है। तो इससे अच्छा बांग्लादेश में 80 है, यानी जैसे हमें 1 लाख में 50 बेड अवेलेबल हैं आज भारत में, लेकिन इससे अच्छा बांग्लादेश में 1 लाख में 80 बेड जो है वो अवेलेबल है, यानी 1.5 गुना जो है वो बांग्लादेश जो है वो भारत से भी आगे है। तो अगर हम ये जो लोगों में भ्रम फैल गया है कि कोरोना बहुत खतरनाक है, ये ऐसा नहीं है कि ये इतना खतरनाक है इससे कोई बच ही नहीं सकता। ये सब लोगों ने एक तरह का झूठ जो है वो फैलाया हुआ है, इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो दोस्तों अगर हम कहें जो ज़्यादातर मौतें जो हैं वो हो रही हैं, वो जिनका शुगर हाई लेवल पर था, जिनको वीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, या जिनको कैंसर था, जिनको पहले के फेफड़े ख़राब थे, तो उनको भी हम ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि उन्हीं को हो सकती है, लेकिन लगभग जो है वो जिनको पहले से ही डिजीज़ थी, अगर उनकी ही मौतें होती, यानी जिनको इस तरह की बीमारी थी, शुगर हाई लेवल पर थी, ब्लड प्रेशर था, कैंसर था, अगर उनकी इन्हीं लोगों की अगर सिर्फ लगभग मौतें होती तो हम कहते कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जवान लोगों की भी बीच बीच में मौतें हो रही हैं। तो इसमें सीधे तौर पे दिख रहा है कि जो है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कहीं ना कहीं फेल हुआ है, उसमें कमी रही है। क्योंकि बड़े सारे लोगों को इसमें, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है ये इतना ख़तरनाक नहीं है। सिर्फ इसमें ये होना चाहिए कि जो हमें इंस्टेंट जो चीज़ें चाहिए, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन बेड चाहिए, तो वो अगर हमें टाइम पे अवेलेबल हो जाए तो ये कोई बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है। तो नेक्स्ट हम आगे समझते हैं हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट। तो पहले मैं आपको हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम से। ये डायग्राम जो है वो WHO की डायग्राम है, मैंने खुद नहीं बनाई है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम कंसेप्ट पे चलते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट जो है वो क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से समझिए, वीडियो को मतलब कैंसिल करके मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देगी। और आप भी मेरी तरह आप भी जो है वो सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों में पॉजिटिविटी लाएं, लोगों को झूठी जो सूचनाएं हैं, जो र्यूमर्स हैं वो ना फैलाएं और लोगों में पॉजिटिविटी लाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके लोगों की हेल्प करें, लेकिन ऐसी हेल्प ना करें कि लोगों के घर जाकर हेल्प करें। वैसे और भी कई तरीके होते हैं हेल्प करने के, वो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको करना यही है कि लोगों में पॉजिटिविटी लानी है, कॉन्फिडेंस लाना है और गलत सूचनाएं जो है वो नहीं फैलानी है। तो आइए हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट को समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये पहले ये जो वायरस है, तो इसके ऊपर ये जो क्राउन सा बना हुआ होता है, ठीक है। क्राउन से ये क्या होता है, तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, जो WHO जो है वो इसको कहता है, ठीक है। तो जो लगभग 1930 के आसपास जो है वो मेडिकल साइंस को समझ आया। ये जो हार्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है ये कब साइंस में आया, ये लगभग 1930 के आसपास मेडिकल साइंस में आया। तो जब मीजल्स जो होता है, मीजल जिसको खसरा बोलते हैं, ये एक बीमारी है एक तरह की। ये भी कैसे होती है मैं अगर बताऊं आपको, मीजल जिसको हिंदी में खसरा बोलते हैं, ये एयर से, कंटेंट से, कफिंग से और छिंकने से ये फैलती है, ठीक है। तो जब मीजल्स बीमारी आई थी तो तब जो मेडिकल साइंसेस को लगभग 1930 के आसपास साइंटिस्ट को ये समझ आया कि हर्ड इम्यूनिटी कंसेप्ट जो है क्या होता है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हर्ड इम्यूनिटी कंसेप्ट। तो मीजल जो होता है उसमें देखा गया कि जब एक इलाके में मीजल फैला, ठीक है, तो और कुछ समय के बाद मीजल होना बंद हो गया। यानी ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इससे डॉक्टर्स ने ये समझा कि कोई ऐसा फिनोमिना काम करता है जो हमने अभी तक नहीं समझा है, ठीक है। तो 1930 में फिर हर्ड कम्युनिटी का कंसेप्ट आया। और ये जो आप बाहर इस पे क्राउन सा देख रहे हो ना, इसका ताज जो इसके ऊपर बना हुआ, ये क्या है, ये स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स का मीनिंग हो गया ये क्राउन, इसकी क्राउन है, यानी ताज की तरह है, इसीलिए इसे कोरोना बोलते हैं। यानी ये क्राउन की तरह है ना, क्राउन की तरह है ऐसे ऐसे, तो इसीलिए इसकी क्राउन की तरह होने की वजह से ही इसको जो है वो कोरोना बोलते हैं। तो दोस्तों ये है क्या, ये एंटीजन है। एंटीजन यानी
ये एंटीजन है, यानी यही जो है ये इस बीमारी को फैलाते हैं, ठीक है। तो एंटी इम्यूनिटी बनता है, उसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों जो एंटीजन से जो बचने के लिए, ये जो एंटीजन है ना, जो इससे कोरोना फैलता है, तो एंटीजन से बचने के लिए जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या हो गया कि यानी ये जो एंटीजन है, यानी ये जो बीमारी जिससे फैलती है उससे बचने के लिए जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनता है। तो हार्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है वो हम समझ रहे हैं। तो हार्ड इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया कि ये जो क्राउन है, इसकी वजह से जो है वो क्राउन की वजह से ही इसको नाम दिया गया है कोरोना, ठीक है। तो जो एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन यानी से ये जो एंटीजन से बचने के लिए जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बनता है, यानी जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी आती है, इम्यूनिटी सिस्टम बनता है, उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। यानी किसी बीमारी के लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी में क्षमता आती है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो अगर हम पहले से ही मतलब पहले से ही तैयार हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, आइए समझते हैं। सपोज करिए कि पहली वेव आई, ठीक है। तो पहली वेव में इसको भी कोरोना हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया, ये इन सभी को हो गया, ठीक है। इन सभी को हो गया, सिर्फ ये जो 3 रहे हैं इनको नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जब इनके जो कोरोना हुआ तो इनकी जो है वो एंटीबॉडीज बन गई, यानी इनकी बॉडी में जो है वो कोरोना फेस करने की क्षमता जो है वो डेवलप हो गई। लेकिन इनको 3 लोगों को कोरोना नहीं हुआ, तो इनमें एंटीबॉडी जो है वो या तो नेचुरल बन जाएगी या ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको कोरोना हो गया वो तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी बार ना हो, पर ये जरूरी नहीं है कि उनको दूसरी बार नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरी जब वेव आई तो उसमें क्या हुआ कि जो पहले की जिनकी एंटीबॉडीज बन गई थी उनको कोरोना नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी बॉडी में क्षमता जो बन गई थी। अब ये एंटीबॉडीज कितनी देर के लिए बनती हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। तो फिर जिन लोगों को नहीं हुआ था फिर बाद में उनको हो गया। तो फिर तीसरी स्टेज जब वेव आई तो उसमें क्या हुआ कि बहुत कम लोगों को, क्योंकि पहले की हमें वैक्सीनेशन कर रखी थी, एंटीबॉडीज़ बन गई थी हमारे शरीर में, यानी हमारे शरीर को कोरोना से लड़ने की जो क्षमता है वो हमारे शरीर में बन गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि तीसरी वेव में जो है वो इतना ज़्यादा कोरोना नहीं फैला। तो इसको हम बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट का मीनिंग ये हो गया कि जब हमें कोई बीमारी होती है, यानी कोरोना जब हमें होगा, तो हमारे सिस्टम में एंटीबॉडी जो बनेगी, इम्यूनिटी सिस्टम जब हमारा इस तरह से हो जाएगा कि हम कोरोना से फाइट अच्छे से कर पाएंगे। वो 2 तरीक़ों से हो सकता है, या तो हमें जब कोरोना होगा तो उससे हमारे शरीर में जो है वो एंटीबॉडी बन जाएंगी, और या दूसरे तरीके से ये हो सकता है कि हम वैक्सीनेशन करवा लें, तो वैक्सीनेशन से भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी, ये या नेचुरल तरीके से, ठीक है। ये तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे इम्यूनिटी का मीन्स हो गया, इम्यूनिटी अपने शरीर में, हमारे सिस्टम में इम्यूनिटी आने का मीनिंग हो गया एंटीबॉडी होना, ठीक है। तो जब एंटीबॉडी बन जाएगी तब इतना इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर इसका नहीं होगा। तो पैथोजन जो मैंने बोला, पैथोजन का मीनिंग होता है रोगाणु, यानी वो रोग जिससे बीमारी फैलती है, ठीक है। पैथोजन का मीनिंग हो गया। और एंटीजन यानी रोगाणु का वो हिस्सा जो रोग पैदा करता है, यानी पैथोजन हो गया रोग यानी रोगाणु, ठीक है। और एंटीजन हो गया रोगाणु का वो हिस्सा जो रोग पैदा करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गई, ये मैंने WHO की साइट से ली हुई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हार्ड इम्यूनिटी क्या है। हार्ड इम्यूनिटी मैंने आपको ऊपर से डायग्राम से एक्सप्लेन कर दी। व्हाट इज हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी कैसे आ सकती है, अब ये कैसे आ सकती है वो समझते हैं, ठीक है। हाउ कैन हार्ड इम्यूनिटी बी डेवलप्ड। हार्ड इम्यूनिटी कैसे आ सकती है। एक सबसे पहले इम्यूनिटी, तो इसके देखिए आप इसका रिवर्स प्रोसेस चलेगा। या तो हमें इन्फेक्शन हो जाए और हमारी बॉडी इतनी मतलब कोरोना से लड़ने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाए, यानी एंटीबॉडीज़ बन जाए हमारे शरीर में। और ये जो इन्फेक्शन जो हुआ वो हमें 2 तरीक़ों से हो सकती है, यानी एंटीबॉडी जो इन्फेक्शन के दौर पे हमारी बनेगी वो 2 तरीक़ों से होगी, या नेचुरल हो जाएगी या मीजल से होगी। यानी जब हमें इन्फेक्शन होगी, एक दूसरे से कंटैक्ट से हमें जब इन्फेक्शन होगी तो फिर हमारे में एंटीबॉडी बनेगी, या नेचुरल जो हमें इन्फेक्शन होगी तो तब हमारी एंटीबॉडी बनेगी। और दूसरा, अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुई है तो आप अब आप ये कैसे बच सकते हैं इन्फेक्शन से। आप क्या कर लो, इंजेक्शन ले लो या वैक्सीनेशन करवा लो, ठीक है।
तो वैक्सीनेशन से जो है वो आपको एंटीबॉडी आपकी बन जाएगी। और इसमें वैक्सीनेशन अटेम्प्टेड पे बेस करेगा कि एक बार वैक्सीन लगवाई, 2 बार लगाई या 3 बार लगवाई, ठीक है। तो अभी तो 2 बार लगवाना ज़रूरी है। तो फिर जैसे ये जो इंजेक्शन या वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज़ बनी है, जैसे पोलियो के केस में या स्मॉल पॉक्स के केस में जो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो वैक्सीनेशन से बनी थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एंटीबॉडीज़ जब हमारी बन जाएंगी तो फिर हमें कोरोना जो है वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा। ये समझ आपको आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हर्ड इम्यूनिटी का लक्ष्य बिंदु, यानी अब हमें हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड, यानी ये हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो है वो बन गई है, यानी हार्ड इम्यूनिटी अब हमारे में आ गई। हार्ड इम्यूनिटी मैंने आपको समझा दिया कि हार्ड इम्यूनिटी वो स्टेज होती है जिस स्टेज में हमें जो है वो एक बार इन्फेक्शन हो जाती है, फिर हमें एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाती है। वो जहाँ तो इन्फेक्शन होने से बन जाती है, यहाँ हम वैक्सीनेशन करवा लें उससे भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हार्ड इम्यूनिटी, अब कब जो है वो हार्ड इम्यूनिटी हमारे ग्लोबल में, जहाँ हमारे देश में कैसे आएगी, कब आएगी? तो उसके लिए पहले मैं आपको वैक्सीन का मतलब समझा दूं कि वैक्सीन का क्या मीनिंग है। तो जिस एंटीजन या पैथोजन से हमें दिक्कत होती है, किसी भी एंटीजन या पैथोजन से अगर हमें दिक्कत होती है, एंटीजन मैंने आपको बता दिया एंटीजन क्या होता है। एंटीजन दोस्तों, एंटीजन हो गया रोगाणु का वो हिस्सा जो रोग पैदा करता है, और पैथोगन क्या हो गया? पैथोगन हो गया रोगाणु। तो जिस एंटीजन या पैथोगन से हमें दिक्कत होती है उसकी एक हल्की सी डोज, उसकी उसी एंटीजन या पैथोगन की, उसी एंटीजन या पैथोगन की एक हल्की सी डोज जो है वो आपके शरीर में डाल दी जाती है। तो उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, यानी इसने वैक्सीन करवा ली है, ठीक है, ताकि पहले से ही हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने से पहले से ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाए। उसके लिए जो है वो वैक्सीन हम लगवा लेते हैं, ताकि जब असली इन्फेक्शन, ये हम पहले से ही वैक्सीनेशन करवा के हम एंटीबॉडी अपनी क्यों बना रहे हैं? ताकि जब असली इन्फेक्शन हमें हो तो उससे क्या हो, हम बच जाए, हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी जो है वो बन गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो 99.97% चांस है कि अगर आप एक वैक्सीन या 2 वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपको जो है आपके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी और आपको जो है इसका जो है वो इतना असर नहीं होगा, ठीक है। जिनमें दोनों वैक्सीन लगवाएं, कई लोगों को इसमें एक वैक्सीन से भी इतनी इम्यूनिटी आ सकती है, लेकिन अगर कोई दोनों वैक्सीन लगवाता है तो फिर इस इतनी 99.97% जो है वो आपके अंदर हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। और हार्ड इम्यूनिटी क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। तो जैसे दोस्तों इजराइल जो है, इजराइल ने कहा है कि हमने 100% जो है वो अपने देश में वैक्सीनेशन कर ली है। यूरोप जो है वो कह रहा है कि अगस्त तक जो है, उसने कहा कि अगस्त तक जो है वो हम अपने 100% वैक्सीनेशन यूरोप में कर लेंगे, ठीक है। तो अमेरिका ने, यूएसए ने जो कहा है उसमें उसने कहा कि स्वाधीनता दिवस जो 4 जुलाई को यूएसए मनाता है उस तक 4 जुलाई तक जो है वो यूएसए ने कहा है कि हम भी 100% जो है वो अपने देश में वैक्सीनेशन कर लेंगे, तो तब उनमें जो है वो हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हार्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें डिफरेंट फॉर एवरी डिजीज़, हर डिजीज़ के लिए जो हार्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड है, यानी ये जो किस हद तक जो है कब हार्ड इम्यूनिटी आएगी, तो उसके डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं, यानी इन्फेक्टिविटी, कितनी इन्फेक्टिविटी है किसी बीमारी की उसके हिसाब से रहती है। तो यानी मीज़ल के केस में, यानी जब मीज़ल्स आई थी, जिसको मैं खसरा बोल रहा हूँ, उसको हिंदी में बोलते हैं, उस बीमारी के केस में 95% जो है वो हार्ड इम्यूनिटी होनी चाहिए, उससे जो है वो एंटीबॉडी आएगी। यानी 95% लोगों को वैक्सीनेशन जब हो जाएगा या उनको जब इन्फेक्शन हो जाएगी या 95% लोगों की जब एंटीबॉडी बन जाएगी तो हम कहेंगे भाई हार्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड पर है, ठीक है। और जनरली जैसे कोरोना के केसेस में हम जो साइंटिस्ट का कहना है वो 50 to 90% जब हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो तब जो है वो हार्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड पर होगी, यानी तब जो है वो इतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कोविड-19 है, तो कोविड-19 की जो रेंज रखी गई कहा गया साइंटिस्ट के द्वारा या WHO के द्वारा, उसमें 60 to 70% एस्टिमेट जो है वो साइंटिस्ट के लगाया है कि 60 to 70% तक जो है अगर हार्ड इम्यूनिटी हमारी हो जाती है तो हम कहेंगे भी हार्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड पर है, यानी अब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया हार्ड इम्यूनिटी का, यानी किस हद तक हम कह सकते हैं कि अब हार्ड इम्यूनिटी बन गई है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है अन्य देशों में हार्ड इम्यूनिटी की संभावनाएं,
ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ हर्ड इम्यूनिटी इन अदर कंट्रीज, यानी बाकी कंट्रीज में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कब तक आएगी वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करिया। फिर देखो इजराइल ने कहा है कि हमने 100% जो है वो वैक्सीनेशन कर दी है। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने कहा कि अगस्त तक हम जो हैं वो ख़त्म अपनी जो है वैक्सीनेशन जो है वो कर लेंगे, ठीक है, अपने पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन कर लेंगे। और यूएसए जो स्वाधीनता दिवस 4 जुलाई को मनाता है उसने कहा है कि 4 जुलाई तक हम जो है वो वैक्सीनेशन कर लेंगे। और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ कौन सी हैं आपको पता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो पोर कंट्रीज़ है, लेस डेवलप्ड है। तो इसीलिए फिर ये जो जब कंट्रीज़ अपनी कंट्रीज़ में पूरी वैक्सीनेशन कर लेंगे फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ को देंगे, तो फिर जो है वो बाद में अफ्रीकन कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन होगी। तो इससे मैंने आपको समझाया कि एलिमिनेशन नहीं हो सकता जब तक पूरे ग्लोब में, पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में जो है वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है, हार्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती है, तब तक जो है इसको एलिमिनेट करना मुश्किल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भारत की, यानी भारत इंडिया जो इनकी कंक्लूजन ऑफ सीरो सर्वे, इंडिया में जो सीरो सर्वे हुआ है उसकी क्या कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष है। तो दोस्तों सीरो सर्वे क्या होता है इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। जैसे ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, तो ये सीरो सर्वे करती है, जिसको सीरो सर्वे का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, सीरो सर्वे बोलते हैं सीरोलॉजिकल सर्वे को, ठीक है। ये कौन कहता है, ICMR, ये लगभग सारे देशों में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ICMR का मीनिंग है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये इन्होंने सीरोलॉजिकल सर्वे किया है और सीरो का यहाँ पे मीनिंग है इम्यूनिटी एंटीबॉडीज का अध्ययन करना, ठीक है। इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ मैंने आपको बता दिया, तो इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, उसका क्या सीरो का मीनिंग हो गया इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ का अध्ययन करना, ठीक है। तो इसमें लगभग 25 से 30 हज़ार के सैंपल जो हैं वो लिए गए, कुछ गाँव से लिए गए या लगभग ज़्यादातर खासतर स्लम से लिए गए, झोंपड़ियों से लिए गए, कुछ गरीब लोगों के लिए गए, कुछ अमीर लोगों के लिए गए, ठीक है, लेते हैं, जिसमें ये सर्वे जिसके बेसिस पे किया जाता है कि भाई हार्ड इम्यूनिटी जो है वो बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। लेकिन ये जो सर्वे है वो इतना प्रामाणिक नहीं है, यानी इसे हम एक आइडिया लगा सकते हैं लेकिन ये इतना प्रामाणिक नहीं होता है, ठीक है। तो सीरोलॉजिकल सर्वे जो ICMR, इसमें 3 नेशनल सर्वे हो चुके हैं। तो फर्स्ट नेशनल सर्वे में जो हार्ड इम्यूनिटी की स्टेज आई थी वो 0.73% जो जून 20 को हुआ, ठीक है, पिछले साल जून 20 को हुआ था, 2020 को स्टार्टिंग में ही। और फिर दूसरा नेशनल सर्वे जो है उसमें 6.6% जो है वो हार्ड इम्यूनिटी आई थी, जो अगस्त सितंबर के 2020 के बीच में हुआ था, ठीक है। और फिर तीसरा नेशनल सर्वे जो है वो 21.4% इसमें हार्ड इम्यूनिटी आई थी, जो दिसंबर टू जनवरी के बीच में हुआ, ये जो 21 वाले दिसंबर टू जनवरी, ठीक है। हार्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट आप समझ रहे हैं ना, कि अब इस लोगों में जो है वो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं कि इतने % लोगों में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, इससे जो है जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो इतना इन्फेक्शन का इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से दिल्ली में भी 5 सर्वे जो हैं वो हो चुके हैं, और दिल्ली में जो 5वां सर्वे हुआ है उसमें कहा गया है कि 56% जो है वो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, ये जनवरी में हुआ था। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो सीरोलॉजिकल सर्वे होता है इसमें इतना प्रामाणिक नहीं होता है, ये एक आइडिया लगाने के लिए सिर्फ है, ठीक है, इसे हम आइडिया लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है भारत टीकाकरण से हुई इम्यूनिटी, ठीक है। इंडिया में हार्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन, यानी आपको मैंने बताया ना कि हार्ड इम्यूनिटी किस तरीके से ला जा सकती है, एक तो किसी को नेचुरल आ जाए या फिर किसी को इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर उसमें एंटीबॉडी बन जाती है और फिर हार्ड इम्यूनिटी हो जाती है, ठीक है। और जहाँ फिर एक तरीका और है, हम वैक्सीनेशन करवा लें, अपने आप को टीका लगवा लें, वैक्सीन लगवा लें, तो उससे जो है वो हमारे अंदर हार्ड इम्यूनिटी आ जाती है। तो आइए अब बात करते हैं। तो अब लगभग जो पॉपुलेशन 2021 में भारत की है वो लगभग 137 करोड़ के आसपास है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो इसमें जो 0 to 19 ईयर्स के लोग हैं वो लगभग 33% हमारे भारत में 0 to 19 ईयर के बीच में लोग हैं। तो 33% यानी 45 करोड़, और 45 करोड़ की तो हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। तो फिर 18 to 45 ईयर्स जो हैं वो
12% पीपल है 18 टू 45 ईयर्स के बीच में, यानी 59 करोड़ लोग हैं। 45 टू 60 ईयर्स के बीच में हमारे पास 15% लोग हैं, यानी वो 20.7 करोड़ लोग हैं। और 60 प्लस ईयर के जो हमारे पास लोग हैं वो 10% हैं, लगभग 13.7 करोड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 to 18 वाले के तो हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। और ये जो बचा, ये जो 18 टू, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये जो 18 टू यहाँ तक हमारा है, ये लगभग 67% पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास है। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास इतनी वैक्सीन, मैं बोल रहा हूँ कि वैक्सीनेशन से कर सकते हैं हार्ड इम्यूनिटी, तो अब हम देखते हैं कि क्या इतनी हमारे पास जो है वो वैक्सीनेशन अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो 67% पॉपुलेशन का मीनिंग हो गया 93 करोड़। जैसे जितनी 2021 में हमारी पॉपुलेशन है उसका 60% होने का मीनिंग है लगभग 93 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि 2 टीका हर किसी को लगवाना है, तो 93 इंटू 2 कर लीजिए, तो 186 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन हो गई भारत की। यानी 186 करोड़ जो है वो हमें वैक्सीन चाहिए 18 से ऊपर वाले लोगों के लिए। तो उसमें जो हमारा साइंटिस्ट कहते हैं, या जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 6.5% जो है वो हमारी वैक्सीन वेस्ट हो जाती है। ये सिर्फ भारत में नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड में होता है कि वैक्सीन जब बनाते हैं तो उसमें वेस्ट होती ही होती है। ठीक है, तो जब 6.5% वेस्ट हो गई तो लगभग 200 करोड़ जो है वो डोज हमें चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 186 करोड़ जो है वो लगभग आबादी है, तो फिर 6.5% वेस्ट भी होनी है, तो फिर 200 करोड़ जो है वो लगभग हमें डोज चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो एक डोज जो है, अगर हम भारत की बात करें तो अभी वैक्सीनेशन कितना हुआ है, उसमें एक डोज वाले लोग जो हैं वो 12.75% है। यानी भारत की जो जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 12.75% लोगों को 1 डोज जो है वो वैक्सीनेशन की हो गई है। और 2 डोज वाले लोग जो हैं वो 2.7% है। 2.75% लोगों को भारत में डबल डोज भी जो है वो हो गई है। यानी ये कितनी डोजेज हो गई हैं, कितनी डोजेज लोगों को मिल गई हैं, 16 करोड़ डोजेज जो है वो लोगों को लगवा दी गई हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि और कितनी चाहिए, तो 184 करोड़ जो है लोगों को, लगभग जो है 184 करोड़ अभी और डोजेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसमें जो कैपेसिटी है हमारी वो लगभग 100 to 130 करोड़ जो है राज्यसभा रिपोर्ट में दर्ज की गई है कि 100 से मतलब 100 से 130 करोड़ के बीच में जो हमारी कैपेसिटी है वैक्सीन बनाने की। तो फिर जैसे मर्जी कैसे क्या किया जाए, फिर बहुत कम है, तो फिर इसमें हमें इंपोर्ट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अब आके बात करते हैं कि 18 to 45 ईयर्स जो है वो लगभग मैंने बताया ना 59 करोड़ जो है वो 59 करोड़ जो लोग हैं वो हमारे 18 to 45 ईयर्स के बीच में है। ठीक है, तो जिसमें हम बात कर रहे हैं कि 2 वैक्सीन जो है वो लगवाना चाहिए। अगर हम सिर्फ 59, ये जो 18 to 45 ईयर के बीच में है, इनकी बात करें सिर्फ, तो इनको 118 करोड़ जो है वो भारत की वैक्सीन, मतलब अगर हम थोड़ी बढ़ा भी दें, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने 100 से 130 जो है वो भारत में राज्यसभा रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, तो 2 वैक्सीन अगर हम 18 to 45 ईयर्स के लोगों में को ही 2 वैक्सीन अगर हम लगाते हैं तो लगभग भारत को 118 करोड़ जो है वो वैक्सीन जो है वो चाहिए। लेकिन 118 करोड़ तो भारत की लगभग 1 साल की क्षमता भी नहीं है। वो 100 से 130 की बात कर रहे हैं, तो करोड़ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्षमता जो है वो इससे कम है। ठीक है, तो लगभग 118 करोड़ जो है वो वैक्सीन चाहिए सिर्फ 18 to 45 ईयर्स के लोगों को लगवाने के लिए। ठीक है, लेकिन इतनी क्षमता भारत की नहीं है। तो फिर ये मैंने आपको बताया ना कि 200 करोड़ में से 13 करोड़ जो है वो वेस्ट हो जाएगी, तो लगभग 187 करोड़ पीछे बची। तो फिर जो सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि नॉर्मल कैपेसिटी जो उनकी है वो 6 से 7 करोड़ एक महीने की है। यानी उसका क्या मीनिंग हुआ, 72 से 84 करोड़ जो है वो 1 साल की वो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो उसकी कैपेसिटी और भी बहुत कम है। तो अगर हम दोनों को मिला लें
तो भारत सरकार का कहना है कि 100 से 130 तक की हम कोशिश करके इसको बढ़ा लेंगे, जो राज्यसभा डिबेट में भी ऐसा रिपोर्ट में भी कहा गया है। ठीक है, तो फिर ये तो बहुत कम क्वांटिटी हुई, तो इसमें हमें फिर कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन इंपोर्ट करना भी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दौर में हर कंट्री को अपनी अपनी है। हर कंट्री कह रही है कि पहले हम अपने लोगों को बचाएंगे, दूसरे लोगों को तो बाद में बचाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए इंपोर्ट करना भी इतना आसान नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या करें, आइए आगे देखते हैं। तो इसका मतलब कोशिश, भारत सरकार की कोशिश तो है कि हम लगातार और वैक्सीन को बढ़ाएं। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। दिस मीन्स मई 2022 तक जो है, यानी मई या दिसंबर 2022 तक जो है वो इस वैक्सीनेशन को ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो भारत ने इस वैक्सीन को, जो मैंने आपको बताया कि भारत को इंपोर्ट करना पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, भारत ने इंपोर्ट करना स्टार्ट भी कर दी है। स्पुतनिक की जो रशिया की वैक्सीन है, स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे भी रिक्वेस्ट की है फिजर से, कि वो फिजर से और जॉनसन से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी परमिशन लें, अपने कंट्री से परमिशन लें और भारत में एमरजेंसी यूज़ के लिए जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड कराएं। लेकिन ये वैक्सीन जो है वो बहुत महंगी है। ठीक है, लेकिन शायद गवर्नमेंट का ये मानना होगा कि अगर हम ये वैक्सीन इंपोर्ट करवाते हैं तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इस वैक्सीन को, वो उनको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो बहुत महंगी है, जो रशिया से इंपोर्ट कराई जानी है। तो दोस्तों, अमेरिका में बच्चों की वैक्सीन के बारे में भी बड़ी सारी टेस्टिंग चल रही है कि बच्चों के लिए वैक्सीन भी जो बनाई जाए। तो अगर हम ये जो मैंने कहा ना कि वैक्सीन जो है वो हमें पहले से ही हमें एंटीबॉडी बना देती है। कैसे बनाती है? क्योंकि वैक्सीन में जो वायरस है, यानी वैक्सीन में भी एक वैक्सीनेशन, मैंने आपको समझाया वैक्सीनेशन क्या होती है। वैक्सीन होती है कि एक ऐसी हमें डोज हमें दी जाती है, जिस वायरस के लिए वो डोज होती है, उसी वायरस का एक यानी मरा हुआ मुर्दा हिस्सा जो है वो उसमें डाला गया होता है, बिल्कुल स्मार्ट, जिंदा नहीं। कई वैक्सीनेशन में जिंदा भी डाला होता है, लेकिन इसमें बहुत स्लाइटली सा यानी मुर्दा हिस्सा जो है वो उसी वायरस का उसमें डाल दिया जाता है, जिससे जो है वो शरीर में, यानी पहले से ही जो है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाए। इस बात को मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे कोई आपके ऊपर हमला होने वाला है, तो अगर आपको पहले ही कोई थोड़ा सा सबूत दे दे तो आप उसके लिए तुरंत तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो तैयारी कर लेते हैं ताकि हमारे ऊपर जो है वो इससे हम बच सकें, इसका जो है वो इतना अटैक ना हो। ठीक है, इसी तरह से वैक्सीन यही काम करती है कि इसमें भी एक थोड़ी सी जो है वो ऐसी डोज हमें शरीर में देते हैं, हल्की सी डोज जो है वो हमारे शरीर में डाल दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी बन जाती है, और जिससे जब हमें इन्फेक्शन होती है, कोरोना होता है, तो उससे हमें जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो ये सब एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको वैक्सीन लगवानी कितनी ज़रूरी है, वो सारे कंसेप्ट को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, अब आगे का जो हमारा आगे क्या रहा हो, क्या आगे का जो क्वेश्चन है वो, यानी टारगेट क्या है, कब तक हम ये कह सकते हैं कि हम इसको कंट्रोल में कर लेंगे। तो लगभग अक्टूबर तक जो है वो 15% डबल डोजेस हो जाएंगी, और 63% जो है वो 1 डोज जो है वो भारत में भी कंप्लीट हो जाएगी लगभग अक्टूबर तक। ठीक है, तो इसमें एसबीआई बैंक ने एक ग्रुप स्टडी की, तो उन्होंने एक मैथमेटिकल ग्रुप स्टडी की, तो उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट उसमें दी है। ठीक है, उन्होंने ये एक रिपोर्ट दी है कि लगभग अक्टूबर तक जो है वो 15% 2 डोजेज हो जाएंगी और 63% जो है वो 1 डोज हो जाएगी। ठीक है, तो एक हम एंडेमिक स्टेज में पहुंच जाएंगे, और एंडेमिक स्टेज मैंने आपको बता दिया वो स्टेज होती है जब हम स्थिति को कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके ऊपर जो है वो अगस्त टू सितंबर के बीच में कंट्रोल ओवर सेकेंड वेव। ठीक है, ये तो पहले हम स्थिति की बात कर रहे हैं, और फिर सेकेंड वेव के ऊपर जो है वो हम अगस्त सितंबर तक जो अभी आई है हमारी, वो हम सितंबर अक्टूबर तक कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, एंडेमिक बाद में आता है, पहले कंट्रोल आता है फिर एंडेमिक आता है। तो मिड 2022 तक हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लेंगे, मिड 2022 तक। ठीक है, ये हम एक तरह का ऐसे मान सकते हैं कि लगभग मिड 2022 तक जो है वो ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। हर्ड इम्यूनिटी की अब
दोस्तों हार्ड इम्यूनिटी तो मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह से हार्ड इम्यूनिटी जो है वो बन सकती है, इस तरह से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं। हार्ड इम्यूनिटी तो बनेगी लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं, आइए समझते हैं। तो पहला इसमें चैलेंजेस है टाइम लिमिट ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, यानी इम्यूनिटी का टाइम लिमिट क्या रहता है। तो इसमें कुछ जो नेचुरल जो हमारे में टाइम लिमिट रहता है, जो नेचुरल हमारे अंदर इम्यूनिटी आती है वो 6 से 8 महीने का, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। तो जो वैक्सीन जब हम लगाते हैं, तो जब वैक्सीन से हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, एंटीबॉडी बनती है, वो लगभग 3 से 6 महीने के एस्टिमेट, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। ठीक है, तो फिर इसके अगर इसका तीसरा रास्ता ये हुआ कि या फिर हम ऐसा करें कि तीसरी वैक्सीन भी लगवाएं, जैसे अभी 2 वैक्सीन तो लगानी है सभी को, फिर 3 वैक्सीन लगवाएं, या हम रेगुलर वैक्सीनेशन करते रहें। ये एक चैलेंज हमारे पास है। और दूसरा चैलेंज है हमारे पास न्यू वेरिएंट्स। न्यू वेरिएंट्स का कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों न्यू वेरिएंट का मीनिंग होता है कि ये जो बीमारी है इसी की कोई फोटोकॉपी हो जाना, यानी म्यूटेशन हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं न्यू वेरिएंट। यानी इसी बीमारी के रिलेटेड कोई नई बीमारी जब बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं न्यू वेरिएंट्स। ठीक है, जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में जो अभी वायरस है वो उसमें इतनी खतरनाक रूप धारण किया हुआ, इतने लोग मर रहे हैं, तो वो एक डबल म्यूटेंट वाला वायरस है। ठीक है, डबल म्यूटेंट वायरस है। तो सबसे खतरनाक जो एग्जांपल है जैसे ब्राज़ील की। ठीक है, तो ब्राज़ील में क्या हुआ कि सबसे पहले ब्राज़ील में जो है वो 60% ब्राज़ील का पहली वेव में ही इतना बुरा हाल हो गया था कि वहाँ पे जो है वो हर तरह कब्रिस्तान कम पड़ गए थे, लोगों की लाशें जो है वो रखने की जगह नहीं थी, इतना बुरा हाल हो गया था। ठीक है, तो फिर 60% जो है वो वहाँ पे हार्ड इम्यूनिटी लोगों में आ गई, यानी 60% लोगों में इन्फेक्शन हो गई। तो फिर साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि अब लोगों में हार्ड इम्यूनिटी जो है वो आ गई है। लेकिन फिर जनवरी 2021 में एक बहुत खतरनाक सेकेंड वेव आई जिसका जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और इस सेकेंड वेव का जो खुलासा है वो जापान में हुआ। ठीक है, जापान में कैसे हुआ, जापान के साइंटिस्ट ने 4-5 लोगों पे टेस्टिंग की उनकी, तो उन्होंने उन लोगों में न्यू वेरिएंट्स पाए। तो जब उनको पता किया गया कि ये लोग कहाँ से आए थे, तो ऐसा पता चला कि ये ब्राज़ील से आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ब्राज़ील में जो दूसरी बार फिर खतरनाक, क्योंकि पहले वाले वायरस जो पहली वेव में हुआ तो वो तो उनको 60% हो गया, तो इसका मतलब उनमें हार्ड इम्यूनिटी आ गई थी। लेकिन दूसरी बार फिर वहाँ पे बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत खतरनाक डेथ हुई। इसका मतलब वहाँ पे फिर पता किया गया, तो जापान में जब टेस्टिंग हुई तो ये पता चला कि वहाँ पे न्यू वेरिएंट्स आया था। ठीक है, तो तब कहा गया कि ये एक न्यू वेरिएंट है जिसका नाम जो है वो ब्राज़ील वेरिएंट पड़ गया, और जिसको बाद में ब्राज़ील में माउस वेरिएंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्राज़ील में एक माउस जगह है, वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी डेथ हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जब तक न्यू वेरिएंट्स बनते रहेंगे तो ये जो कोरोना की स्थिति है ये खतरनाक सिद्ध होती रहेगी। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में के जो सैनिक जब वापस लौटे थे तो उन्हीं में से कुछ जो हैं वो भारत में आए थे। ठीक है, यानी बॉम्बे में जब वो आए तो वहाँ से जिसको फिर उनसे जो है वो स्पेनिश फ्लू को लेके आए थे, और जिससे स्पेनिश फ्लू फैल गया था, जिसको बॉम्बे फ्लू जिसको कहा गया। ठीक है, तो लगभग 2.25 करोड़ जो हैं वो तब लोग जो हैं वो भारत में इस स्पेनिश फ्लू की बीमारी से मर गए थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, जिसका एक कवि है निरारा नाम के, तो उन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि पूरी गंगा जो है वो लाशों से भरी हुई है, जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ गई थी। उस समय जब स्पेनिश फ्लू भारत में आया था तो बहुत जो है वो बुरी हालत हो गई थी। तो अब हम न्यू वेरिएंट्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यूके हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया में जैसे महाराष्ट्र में, ब्राज़ील में जैसे मनाउस सिटी में मैंने आपको बताया कि न्यू वेरिएंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। तो ये न्यू वेरिएंट्स भी जो हैं वो हार्ड इम्यूनिटी को चैलेंज करते हैं। तीसरा जो चैलेंज है हार्ड इम्यूनिटी को वो है लेस ग्लोबल कोऑपरेटिंग। ठीक है, तो अगर हमें हार्ड इम्यूनिटी अपने में डेवलप करानी है तो हमें लेस ग्लोबल कोऑपरेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है हमें ग्लोबल में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कम जो है वो ग्लोबलाइजेशन करनी होगी।
यानी तो फिर लेस ग्लोबल कोऑपरेटिंग कैसे हो सकती है? वैक्सीनेशन नेशनलिज्म। वैक्सीन नेशनलिज्म का मीनिंग हो गया कि ये नहीं है कि कंट्रियां, हम अपनी कंट्री में वैक्सीन पूरी कर लें तो हम कहें कि अब हमें कोई किसी की टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जिन कंट्रियों में वैक्सीनेशन नहीं होगी तो उन कंट्रियों से भी दोबारा इन्फेक्शन जो है वो फैलने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो अगर हमें भी, जब हमारे देश में, भारत में इतना ज़्यादा कोरोना नहीं फैला हुआ था, तो हमने भी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन वगैरह अपने भी प्रोवाइड कराई। लेकिन हम भी हर कोई कंट्री जो है वो जब एक कंट्री को वैक्सीन प्रोवाइड करेगी तो वो डिप्लोमेसी वे पे से करेगी। डिप्लोमेसी वे का मीनिंग हो गया कि ऐसी कंट्रियों को वो प्रोवाइड करेगी जिससे उनको कोई फ़ायदा होगा, ठीक है, या जिनके साथ उनको रिलेशन अपने अच्छे बनाने होंगे, तो अपने मतलब के तो दौर से ही जो है वो हेल्प करेंगी। तो इसको कहते हैं हम कि वैक्सीन प्रोवाइड कराना नेशनलिज्म पे, पर डिप्लोमेसी से, यानी अपने फ़ायदे देख करके, ठीक है। तो तीसरा नेक्स्ट जो चैलेंज है हमारे पास वो है वैक्सीन हेजिटेंसी। हेजिटेंसी का मीनिंग हो गया कि अपने आप में हिचकिचाहट। हम मतलब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ जो रिलीजियस लोग हैं, यानी कुछ धार्मिक लोग जो हैं, वो ऐसी अफवाहें जो हैं, कुछ लोग ऐसी अपने धर्म में फैला देते हैं कि भाई वैक्सीन नहीं लगवानी है, इससे ये होता है वो होता है। तो ये एक रिलीजियस हो गया, ठीक है। र्यूमर्स, कुछ अफवाहें जो हैं वो ऐसी फैलाई जा रही हैं कि ये होता है वो होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी एक गांव से पता चला है कि वहाँ पे लोगों ने जो है वो वैक्सीन के लिए विरोध कर दिया, ठीक है। तो जब सरकार ने कहा कि नहीं भाई लगवा लो वैक्सीन, तो उन्होंने सरकार के लोगों को ही पीट दिया, ठीक है। तो ये एक तरह का र्यूमर्स है, अफवाह है। तो वहाँ पे ये लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई थी गाँव में कि इस वैक्सीन करवाने से क्या होता है, नसबंदी हो जाती है, और सरकार जो है वो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन लाई है, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो अफवाह फैला दी गई थी। तो कोरोना के नाम पे सब लोगों को जो है, यानी कोरोना के नाम पे सब लोगों को डरा दिया था कि ताकि अगर आप ये वैक्सीन लगवाओगे तो आप जो है वो अपने बाद में माँ बाप नहीं बन सकते। यानी औरतों को ये भ्रम फैला दिया है कि अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हो तो इससे आप माँ नहीं बन सकती, ये नहीं हो सकता वो। ये सारी जो हैं वो अफवाहें हैं, र्यूमर्स हैं, ठीक है। तो एक ये भी चैलेंज है हार्ड इम्यूनिटी आने के लिए। यहाँ से मैंने आपको बता दिया रिलीजियस, र्यूमर। फिर ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस है, कहते हैं कि नहीं भाई हमें कुछ नहीं होता, कोरोना वरोना ये कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस भी है। नेक्स्ट है नो फीलिंग इन साइंस। कुछ लोग जो है वो साइंस में विश्वास ही नहीं करते हैं, भाई ये हम नहीं, मतलब कुछ लोग जो है वो साइंस पे सोचते हैं कि ये साइंस ऐसे ही है, हम नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, तो वो भी वैक्सीन नहीं करवाएंगे, तो उससे भी हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। तो फिर नेक्स्ट है फ्री फाइनेंशियल रीजन। ऐसा तो जहाँ, बल्कि भारत में जो है सारी राज्य सरकारें जो हैं वो फ्री प्रोवाइड करा रही हैं वैक्सीनेशन। लेकिन अगर किसी कंट्री में, मतलब किसी कंट्री में फाइनेंशियल रीजन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो चैलेंजेस रहेंगे हार्ड इम्यूनिटी को। हार्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हार्ड इम्यूनिटी का मीनिंग हो गया कि जब हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बन जाए, यानी किसी बीमारी के लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसको हम बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी की स्टेज में आना। तो नेक्स्ट है कॉम्प्लियंसी आफ्टर वैक्सीनेशन। कॉम्प्लियंसी आफ्टर वैक्सीनेशन का मीनिंग हो गया दोस्तों कि लापरवाही, कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो उससे भी जो है वो ये एक चैलेंज होगा हार्ड इम्यूनिटी को, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चैलेंज रहेंगे हार्ड इम्यूनिटी को। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए कोरोना के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रॉपर जेनोम सीक्वेंसी। जेनोम सीक्वेंसी का क्या मीनिंग है दोस्तों, कि जैसे ही कोई नया वेरिएंट आए, ठीक है, जैसे ही कोई नया वेरिएंट आए तो उसके ऊपर तुरंत रिसर्च होनी चाहिए, तुरंत अध्ययन होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर जेनोम सीक्वेंसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5% का टारगेट लिया हुआ था कि हम 5% जो है वो प्रॉपर जेनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो 1% भी नहीं हुआ है। जेनोम सीक्वेंसिंग मैंने आपको बता दी कि जैसे ही कोई नया वेरिएंट आए उसके ऊपर तुरंत अध्ययन करना, ताकि वो इतनी ज़्यादा जो है वो
प्रकोप ना फैलाए, इतनी ज़्यादा उससे डेथ ना हो, उसको बोलते हैं जेनोम सीक्वेंसिंग। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि क्विक वैक्सीनेशन, जल्दी से जल्दी जो है वो लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो करवानी चाहिए। और दूसरा इसी के साथ है मोटिवेशन। मोटिवेशन का दोस्तों मीनिंग है, हमारा भी यही एम है कि आप लोगों तक जो है वो अवेयरनेस फैलाई जाए, और हमारी तरह आपका भी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, ना कि र्यूमर्स फैलाएं। र्यूमर्स ना फैलाएं, पॉजिटिविटी लाएं, कॉन्फिडेंस लाएं और लोगों को मोटिवेशन दें, और मोटिवेट करके लोग जो हैं वो इससे लड़ेंगे तो फिर हम आसानी से जो है वो कोरोना से जीत जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, यानी कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं होने चाहिए। अब सुपर स्प्रेडर इवेंट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों, जब बिहार में इलेक्शन हुई, जब पिछले साल 2020 में बिहार में इलेक्शन हुई, तो फिर इलेक्शन वाले लोगों का ये मतलब एक माइंडसेट बन गया कि भाई इलेक्शन में कोरोना नहीं होता, कि जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन वाले लोगों को कोरोना नहीं होता। चाहे बाकी स्टेट के लोग चिल्लाते रहे कि भाई ये क्या है, हमारे इधर लॉकडाउन में फंसाया है, उधर इलेक्शन हो रही हैं, तो क्या इलेक्शन को कोरोना नहीं होता है। तो ऐसे जो है वो लोगों का माइंडसेट बन गया। तो उससे जैसे ही बिहार में इलेक्शन हुई तो लोगों को ये लगा, हाँ भाई बिहार में इलेक्शन हुई, कोई कोरोना नहीं फैला, तो इससे इलेक्शन में कोरोना नहीं होता। फिर उसके बाद जो है अभी 5 स्टेटों में लगभग जो है वो इलेक्शन हुई है, जैसे बंगाल में, असम में। ठीक है, तो लेकिन इन इलेक्शंस की वजह से यहाँ जो कुंभ का मेला हुआ है, उसके अगर उसको 1 साल के लिए कुंभ का मेला ना होता, ये इलेक्शंस 1 साल के लिए ना होती, जहाँ जो मैच हैं इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ के जो मैच हैं, अगर वो 1 साल के लिए ना होते, जहाँ जो छत्तीसगढ़ में लिजार्ड की एक सीरीज़ जो है वो करवाई गई रायपुर में, अगर वो भी ना होती तो कोई इतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होना था। ठीक है, लेकिन इनकी वजह से क्या क्या नुकसान होंगे वो अभी हम आगे देख सकते हैं, क्योंकि अब ये नहीं है कि अभी जो असम में इलेक्शन हुई या बंगाल में इलेक्शन हुई उससे अभी तुरंत ही उसका असर दिख जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो उसका असर दिख सकता है। तो ऐसा हमें ऐसे जो इवेंट्स हैं, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं, जिनसे कोरोना जो है वो बहुत जल्दी से फैल सकता है, उनको हमने कम करना है, यानी करना ही नहीं है। ठीक है, नो सुपर स्प्रेडर इवेंट करना है, ये सरकार की नीति होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एज पर मेडिकल एक्सपर्ट्स, जो आज एडमिनिस्ट्रेशन को काम करे, यानी गवर्नमेंट की ये एक पॉलिसी होनी चाहिए कि आज जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करे वो मेडिकल एक्सपर्ट के सुजेशन पे काम करे। जैसे मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं वो सुजेस्ट करें तो उसके लिए काम करें। फिलहाल आपको सभी को पता है कि इकॉनमी को देखना होता है, ये देखना होता है, लेकिन अगर हम इस बुरी हालत की दौर में, जहाँ पे लोग मर रहे हैं, इतनी ज़्यादा बुरी हालत बन गई है, तो इस दौर में अगर हम कुछ देर के लिए अपनी कमाई को ना देखते हुए, अपनी इकॉनमी को ना देखते हुए, मेडिकल एक्सपर्ट की सजेशन लेते हुए, उनकी बातों को पालन करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, तो फिर जो है एक अच्छा स्टेप जो है वो इसको कंट्रोल करने में हो सकता है और हम बहुत जल्दी जो है वो कोरोना से जीत सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है लीगल यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। दोस्तों यहाँ पे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स का मीनिंग ये है कि ऐसी पैंडेमिक जो है वो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी हिस्ट्री में इतनी खतरनाक पैंडेमिक तो नहीं आई है। ठीक है, तो लगभग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पैंडेमिक के विरुद्ध जो है वो कोई अच्छा खासा कानून नहीं है, तो इसीलिए कोई अमेंडमेंट करके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई ऐसा एक्ट बनाया जाना चाहिए ताकि ऐसी कोई बीमारी अगर फर्दर हो तो उससे लड़ने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कानून है वो भी एक सतर्क रहे, एक खास जो है वो लोग एक सही कानून जो है वो इसके बारे में बनाया जाना चाहिए ताकि स्थितियां जो हैं वो इतनी ख़राब ना हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, आगे की क्या हो रहा। तो नेक्स्ट है अब सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है हमारी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एज पर सिटीजन ऑफ द इंडिया हमारी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले गेट वैक्सीनेटेड, कन्विंस अदर्स, यानी अपने आप को वैक्सीन करवाएं और लोगों को भी समझाएं, लोगों में भ्रम जो है उसको दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, बट ये ध्यान रखें अवेयरनेस फैलाएं ना कि र्यूमर्स ना फैलाएं। और दूसरा जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, नो आउटिंग, यानी बिना ज़रूरत के, बिना कोई ज़रूरी काम के हम बाहर ना निकलें, ऐसे घूमें नहीं, अपनी घर में रहें और
अगर हमें कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ता है तो फिर ही हम बाहर जाएं। और तीसरा जो हमें करना है वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जो भी गवर्नमेंट की कोविड प्रोटोकॉल है उनको हमें फॉलो करना है। और नेक्स्ट है हेल्पिंग दोज इन नीड, और जो लोग ज़रूरत में हैं उनको हेल्प करें, लेकिन ऐसा नहीं है उनके घर में जाके हेल्प करें, वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। नो र्यूमर्स, कंट्रोल इन्फोडेमिक, र्यूमर्स नहीं फैलाने हैं, और जो गलत सूचनाएं आपके पास आती हैं उनको आपको आगे नहीं फैलाना है और रोकना है, बल्कि जो गलत सूचनाएं जो आपको आती हैं उनको आपने कंट्रोल करना है, लोगों में नहीं फैलाना है। क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और क्या करें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएं। यानी अगर आप अपने आप में मोटिवेट रहेंगे, अपनी फैमिली को मोटिवेट करेंगे, अपनी सोसाइटी को मोटिवेट करेंगे, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएंगे, तो आप जो है इस स्थिति से बहुत आसानी से जीत जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये जो मैंने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बात की, तो उसमें उड़ीसा जो है वो भी ब्लेम कर रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ में ये आपने लिजार्ड की जो एक सीरीज़ करवाई है उससे जो है वो उड़ीसा में भी फैल गया है। तो छत्तीसगढ़ के अभी आपको पता है कि वहाँ पे कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है। ठीक है। तो दोस्तों अब आखिर में एंड में हो क्या, ठीक है, अब एंड में जो हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी तो तभी आपको हर किसी का ये प्रश्न यही है, भाई अब कब हम नॉर्मल स्थिति में पहुंचेंगे, कैसे हम कब हम जब पहले जो बहुत देर हो गई है वो वाली स्थिति देखे हुए हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, ठीक है, तो आज जो है वो डर लगता है किसी के साथ भी खड़े होने का। लेकिन हर किसी को ये मतलब एक तरह की टेंशन है कि कब नॉर्मल स्थितियाँ आएंगी। तो ऐसा अनुमान है कि अगस्त तक जो है वो ये कंट्रोल में आ जाएगा और फिर अक्टूबर दिसंबर तक जो है वो लगभग इसको हम कंट्रोल में कर लेंगे। ठीक है। और बहुत ही जल्द जो है वो एंडेमिक आएगी। एंडेमिक आपको पता है कि जब जो है वो स्थितियां जो है वो हमारे काबू में होंगी, यानी हमारे कंट्रोल में होंगी, तब हमें जो है वो कोई किसी तरह का कोई जो है वो इतना डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी जनरल अवेयरनेस कोविड अवेयरनेस सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, इसके पार्ट 1 वीडियो थी। और नेक्स्ट जो हम लगातार 3-4 वीडियोस इस कोविड अवेयरनेस के ऊपर बनाएंगे, जिसमें हमारा जो मेन मकसद है वो लोगों में जो र्यूमर्स हैं, जो डर है, जो गलत फहमियाँ हैं, या जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ग्रुप के जो लोग हैं जो सिर्फ र्यूमर्स फैला रहे हैं, उनको दूर करना है और लोगों में पॉजिटिविटी लाना है और लोगों में कॉन्फिडेंस लाना है, ताकि लोग जो हैं वो इस बीमारी का सामना कर सकें, इससे बाहर निकल सकें और इस बीमारी के ऊपर हम जल्दी से जल्दी जो है वो जीत पा लेंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ जो है वो हर आदमी को रहना है और अपनी सोसाइटी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलानी है। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि हमारा जनरल नॉलेज की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं, तो ये सीरीज़ भी लगातार चलेगी। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो है वो ये जानकारी जो है, ये जो अवेयरनेस है और ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। थैंक यू वेरी मच।